हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष सचदेवा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। द टॉपिक इज प्रोपगेशन कंसिडरेशन इन वायरलेस सिस्टम, और वी कैन से द फैक्टर अफेक्टिंग द वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन। इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का कि हम हमें पता है वायरलेस सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर से, ट्रांसमिटिंग एंड पे कुछ एंटीनाज है, ठीक है जी, और रिसीविंग एंड पे कोई एंटीना है। इन दोनों के बीच में हम ईएम वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। दीज ईएम वेव्स आर सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर एंड, राइट। और ईएम वेव्स की हमें प्रॉपर्टीज पता है कि इट कैन हैव वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, राइट। डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड में, एंड देर आर मेनी अदर फैक्टर्स। जिससे क्या होता है कि हम अगर मान लो यहाँ से 100% एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर एंड टू रिसीवर एंड भेज रहे हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये बीच में जो वायरलेस मीडियम है इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे मतलब सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है, या सिग्नल ऐसा बिहेव करने लगता है कि हमें 100% आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलती। वी समटाइम्स वी रिसीव्ड 95% ऑफ amplified signal, sometimes we received only 70%, and sometimes we didn't receive the signal, हमें सिग्नल यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि एम वेव्स अपनी जगह से तो प्रॉपर चल रही होती हैं, बट दूसरे एंड पे वहां पे जाके जो सिग्नल लॉस हो रहा है, या सिग्नल हमें पूरा नहीं मिल रहा है, या सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, वो उसके बीच में ये जो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो सिग्नल में डिग्रेडेशन आ रही है। तो उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि वायरलेस सिस्टम में प्रोपगेशन कंसीडरेशंस क्या है, कि कैसे सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते रास्ते में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर पीएसयू एग्जाम्स, और आपको वायरलेस नॉलेज के लिए इन द स्टेट बोर्ड, इन द पीटीयू एग्जाम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक के लिए हो गया, डिप्लोमा के लिए हो गया, हर जगह पे ये टॉपिक जो है ये डिस्कस किया जा सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन, ये पता होना चाहिए कि वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन है क्या। तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एंटीना साइट्स, टावर साइट्स और सेल साइट्स। हमें पता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है दैट आर हैविंग मोर देन वन एंटीना, टावर, सेल, ठीक है। अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करूं तो सेल साइट्स हैं, अगर मैं नॉर्मल रेडियो कम्युनिकेशन की बात करूं तो एंटीना साइट्स हैं या टावर साइट्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। Antennas mounted on these structures pump out wireless communication signals to device in the field via electromagnetic waves। और हमें एंटीना की प्रॉपर्टी पता है कि ये पीछे से वोल्टेज एंड करंट को कन्वर्ट करता है इन द ईएम वेव्स, और उसको फ्री स्पेस में ट्रेवल करवाता है टुवर्ड्स द रिसीवर एंड, ठीक है। आगे, इन एडिशन टू रिसीविंग दीज सिग्नल्स फ्रॉम द साइड्स, उसको जब रिसीव किया जाता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड, यूजर डिवाइस ट्रांसमिट सिमिलर टाइप ऑफ सिग्नल बैक टू द साइट्स। अब जो मोबाइल यूजर्स हैं वो वापस भी सिग्नल भेजते हैं टुवर्ड्स द एंटीना, ठीक है। हम सिर्फ रिसीव नहीं करते सिग्नल, टू वे कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराने के लिए हम उसको वापस सेंड बैक भी करते हैं उस सिग्नल को, जो हमें रिसीव हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ सिग्नल वापस भी भेजते हैं। दिस क्रिएट्स द टू वे कम्युनिकेशन, राइट। Wireless signal propagation is the movement of these radio waves which moves at the speed of light to and from these sites and device। अब वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन होता क्या है, इसी चीज, इसी मूवमेंट ऑफ रेडियो वेव्स विच आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट टू एंड फ्रॉम दीज साइट्स एंड डिवाइस, मतलब दो दो टू वे कम्युनिकेशन को जो पॉसिबल बना रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड और वापस ट्रांस रिसीवर से दूसरे एंड पे, मतलब दोनों तरफ जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, दैट इज कॉल्ड द वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन। मतलब डायरेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर एंड, दोनों तरफ से जो भेजे जा रहे हैं सिग्नल को, दैट इज कॉल्ड द वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन, राइट। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, व्हाट इज कवरेज। अब कोई भी एंटीना सेल, एंटीना कह रहे हैं हम, साइट है या सेल साइट है या टावर साइट है,
व्हाट डू यू मीन बाय कवरेज? उसमें कवरेज क्या है? तो दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली जिससे हम अभी हमने शुरू करना है प्रोपगेशन कंसीडरेशन क्या है, पर उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसको टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमें पता है टू वे कम्युनिकेशन के लिए वही कम्युनिकेशन पॉसिबल है जहां हम कवरेज में बैठे हैं। अगर दो सेल आपस में एक दूसरे से कवरेज एरिया में हैं तो वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, बट आउट ऑफ कवरेज आएंगे तो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाएगी। क्या है कवरेज? Areas where two-way communication can occur at a defined level are said to be covered. जब हम दो एरियाज को डिफाइंड लेवल, डिफाइंड मतलब इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रेंज है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसको कवर अप किया जा सकता है, अगर तो उसी में है, ये उसी में लाई कर रहे हैं दो कोई भी दो डिवाइसेस जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, तो उसको कहते हैं कवर्ड एरिया। एरियाज वेयर आइदर इनबाउंड और आउटबाउंड डायरेक्शंस फेल और एग्जिस्ट बिलो ए डिफाइंड लेवल आर कंसिडर्ड अनकवर्ड। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे जो ग्रीन एरियाज है दैट आर कंसिडर्ड कवर्ड, और अगर इससे बाहर अगर कोई यूजर आ जाए इस ग्रीन एरिया से, दैट इज नोन एज अनकवर्ड एरिया। ठीक है, हम हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारे जो एंटीना या सेल साइट है उसका कवरेज वहां पे नहीं पहुंच रही होती, दैट पोर्शन ऑफ एरिया इज कॉल्ड द अनकवर्ड एरिया। तो कवरेज होता क्या है, जिसमें ट्रांसमिटिंग स्टेशन जो है, एंटीनाज है, वो कितनी एरिया को कवर कर सकता है इन देयर सर्विस, दैट इज नोन एज कवरेज, राइट। आगे चलते हैं, व्हाट इम्पैक्ट कवरेज। अब कवरेज को इम्पैक्ट कौन कौन कर सकता है, मतलब ये कवरेज कैसे बढ़ती है या कैसे कम हो सकती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज फ्रिक्वेंसी। अब हमें पता है कि जो अगर मेरे पास ये एंटीना है, आपके सामने एक स्क्रीन में दिख रहा है, ये एंटीना को अगर 800 मेगाहर्ट्ज पे मैं सिग्नल सेंड करूंगा तो इसकी कवरेज इतनी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है, अगर 450 मेगाहर्ट्ज पे मैं ट्रांसमिट करूंगा कोई सिग्नल तो 450 की कवरेज चेंज होगी। अगर 150 मेगाहर्ट्ज को ट्रांसमिट करूंगा सिग्नल को 150 हर्ट्ज पे तो उसकी कवरेज इज चेंज्ड। सो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली कवरेज इज चेंजिंग। टिपिकली द लोअर द फ्रिक्वेंसी द फार्दर द यूजर सिग्नल विल गो। जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी दूर सिग्नल जाएगा। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखना है कि जो फ्रिक्वेंसी है दैट इम्पैक्ट्स द कवरेज। सेकंड थिंग इज पावर, कि हम सिग्नल पावर कितनी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कवरेज चेंज हो रही है। ए डबलिंग ऑफ पावर इन वाट्स इक्वेट्स टू 3 dB बूस्ट इन द सिग्नल स्ट्रेंथ। जैसे जैसे हम वाट पावर को डबल करते रहेंगे 3 dB बूस्ट मिलता रहेगा सिग्नल स्ट्रेंथ को। ठीक है, मतलब जितनी पावर देंगे हम पीछे से वाट्स में, उतना ज्यादा सिग्नल जो है वो डिस्टेंस को कवर अप करेगा, उतनी कवरेज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जो और चीजें जो इसको कवरेज को इम्पैक्ट कर रही हैं दैट आर ऑब्स्टेकल्स, जिससे कवरेज कम होती है। दैट काइंड ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब जियोग्राफिक लोकेशंस ऐसी होती हैं कि हमारा जो एंटीना साइट है और जो हमारा हाउस है दूसरी जगह में, बीच में कोई टेरेन्स आ जाती है, माउंटेन्स आ जाती हैं, वैलीज आ जाती हैं, तो ये जो ये लाइन ऑफ साइट है ये टूट जाती है बीच में, दिस बिकम्स अ नॉन लाइन ऑफ साइट सिग्नल। कई सिग्नल्स ऐसे होते हैं, कई फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जो नॉन लाइन ऑफ साइट पे काम नहीं कर पाती है, तो वो ऑब्स्टेकल हो गई। बिल्डिंग्स आर द ऑब्स्टेकल फॉर द कवरेज, ट्रीज आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर द कवरेज। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कवरेज को कम या बढ़ा सकती हैं। पावर हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गई, तो इससे कवरेज को इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, प्रोपगेशन कंसिडरेशंस क्या होती है। अब प्रोपगेशन जो हम सिग्नल को सेंड कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन, उसमें ट्रांसमीटर टू रिसीवर एंड या दोनों साइड पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है और दोनों को हम बोल रहे हैं कि वायरलेस सिग्नल प्रोपगेशन हो रही है। ठीक है, तो कंसिडरेशंस क्या है, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। The mobile communication is burdened with particular propagation complications. अब मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत सारी ऐसी प्रोपगेशन कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल सेंड करने में दिक्कत प्रोवाइड करती है। मेकिंग रिलायबल वायरलेस कम्युनिकेशन मोर डिफिकल्ट देन फिक्स्ड कम्युनिकेशन, जो कि कोडेड या वायर्ड कम्युनिकेशन को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ज्यादा हमें पता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल देन वायर्ड कम्युनिकेशन, बिकॉज हम लॉन्गर डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है, हम रिमोट एरिया में पहुंच सकते हैं, बट देर आर सम डिफिकल्टीज वी हैव टू फेस
इन दैट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट देन द फिक्स्ड कम्युनिकेशन, कि लैंडलाइन कम्युनिकेशन वहां पे इजी हो जाती है करनी, बट वायरलेस कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दैट प्रोपगेशन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, बिटवीन, एंड इट शुड बी केयरफुली पोजीशन। हमें एंटीनास ऐसे लगाना पड़ता है, केयरफुली लगाना पड़ता है कि वहां पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना आए। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने रिसीवर होता है बट वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंसिडरेशन है जिसको कवर अप किया जाना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों से ये इम्पैक्ट पड़ेगा इनको, ठीक है। सबसे पहली बात इन्होंने बताई है यहाँ पे, द एंटीना हाइट एट द बेस स्टेशन इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे, एंटीना हाइट एट द बेस स्टेशन और मोबाइल टर्मिनल इज यूजुअली वेरी स्मॉल, टिपिकली लेस देन फ्यू मीटर्स। अब हमें पता है कि जो, अगर मैं रेडियो कम्युनिकेशन की बात करूं, रेडियो कम्युनिकेशन का जो एंटीना होता है इन द सिटी, दैट इज वेरी हाई, ठीक है, वो बहुत ही ऊपर लोकेशन पे लगाया जाता है ताकि वो सारी सिटी को कवर अप कर सके। जितना ज्यादा दूर तक कवर करेगा उतना ज्यादा सिग्नल दूर जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूं मोबाइल टावर्स की, तो हमारे कई बार हमारे सामने बेस स्टेशन होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। उसका जो बहुत ही जो एंटीना लगा होता है, दैट इज फ्यू मीटर्स अबव फ्रॉम आवर लोकेशंस, ठीक है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पे होता है। तो एंटीना हाइट कम होती है, उससे क्या होता है, the antenna is expected to have very little clearance, so obstacles and reflecting surface affects the characteristics of the propagation path. अब बहुत ही कम एंटीना को क्लियरेंस मिलती है, जैसे ये मान लो यहाँ पे एंटीना लगा, आगे इसके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं, तो उसको क्लियरेंस बहुत कम मिलती है कि वो अपना जो सिग्नल है, या ऑब्स्टेकल्स बहुत सारी आ जाती है कि अपना सिग्नल प्रॉपर रिसीवर एंड या मोबाइल एंड पे पहुंच। अब मोबाइल एंड यहाँ पे है तो यहाँ पे बीच में ये सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी और रिफ्लेक्टेड पाथ्स आएंगे जो कि यहाँ तक सिग्नल पहुंचने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बट moreover the propagation characteristics change from one place to place and if terminal movers from time to time, बेसिक मूव्स आएगा यहाँ। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं अपना मोबाइल यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ, इसके पास ले आऊँ, तो सिग्नल बहुत अच्छा आएगा। अगर मैं सिग्नल पीछे चला जाऊँ इसके, तो सिग्नल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। जैसे जैसे मोबाइल यूजर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको बेस स्टेशन से बात करने में दिक्कत आती रहेगी। कई बार बिल्कुल क्लियर पाथ मिलेगा, कई बार मिलेगा ही नहीं, कई बार स्लो पाथ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मूव करेगा टाइम टू टाइम मतलब दिन के टाइम में कुछ और प्रोपगेशन कंसिडरेशन होगी, शाम के टाइम में ज्यादा कुछ और होंगी, रात के टाइम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वेदर पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोपगेशन कंसिडरेशन में इफेक्ट करेंगे। आगे आएगा अभी टॉपिक, अभी फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, एक सेकेंड। Electromagnetic wave propagation through the ground, building material, building, vegetation, water, atmospheric gases, fog, cloud, wet snow, rain, dust and hail produces attenuation. अब EM waves जो एक जगह से, मान लो ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फोन किया, अब फोन में जो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है, बीच में बिल्डिंग्स आ रही हैं बड़ी बड़ी, बीच में एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे यूजर है दूसरे एंड पे, वो रिसीव कर रहा है इस फोन को, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ग्राउंड आएगी, कई बार यहाँ पे वैली आ जाती है बीच में, कई बार बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हैं, बहुत सारा उसमें मटेरियल लगा हुआ है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, बड़े बड़े मॉल्स आ जाते हैं, वेजिटेशन आ जाती है। वेजिटेशन मीन्स जो जहाँ पे वेजिटेबल्स उगाते हैं, खेती, हम कह सकते हैं कि द लैंड वेयर वी ग्रोज द वेजिटेशंस। वाटर आ जाता है, ओशियन आ जाता है, पॉन्ड आ जाता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस आ जाती है बीच में, फॉग्स आ जाती है, कई बार क्लाउड्स आ जाते हैं कि सिग्नल जहाँ से यहाँ तक जाना है बीच में क्लाउड्स आ गए हैं, वेट स्नो आ गई है, रेन आ गई है, डस्ट आ गई, ये सारी चीजें क्या प्रोड्यूस कर रही है, अटेनुएशन। मतलब ये हमारे सिग्नल को यहाँ पे फेड कर रही है। फेड मतलब अटेनुएट, उसका एम्पलीफिकेशन लेवल कम कर रही है, जितना सिग्नल भेजा था उतना सिग्नल वहां नहीं पहुंचा, ठीक है। तो दीज आर द प्रोपगेशन कंसिडरेशन। आगे बढ़ते हैं, मेन कंसिडरेशन, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिग्नल प्रोपगेशन। तो देयर आर बेसिकली 5 कंसिडरेशंस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये 5 की 5 हम जो है ये
बता के आएंगे, वहां पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी कंसिडरेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेंज, कि रेंज फ्रिक्वेंसी, मतलब हम वायरलेस रेंज होती है दैट इज अ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। वो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेंज होने से जो सिग्नल प्रोपोगेट है वो चेंज हो रहा है, तो सिग्नल की एम्पलीफिकेशन, जो सिग्नल की करेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चेंज हो रही है विद द रेंज। आगे है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, कैसे एटमॉस्फेयर जो है वो इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है। जियोग्राफिक इफेक्ट, कैसे इफेक्ट कर रहा है इस सिग्नल को, वो पढ़ेंगे। फेडिंग कैसे इफेक्ट कर रही है वो पढ़ेंगे, एंड डॉपलर इफेक्ट कैसे इफेक्ट कर रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर 5 मेन कंसिडरेशन दैट अफेक्ट्स द सिग्नल प्रोपोगेशन। ये आपने याद रखना है, रेंज, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, जियोग्राफिक इफेक्ट जिसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डक्ट प्रोपोगेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मल्टीपाथ फेडिंग है, स्लो फेडिंग है, फास्ट फेडिंग है, लार्ज स्केल फेडिंग है, स्लो स्केल फेडिंग है, स्मॉल स्केल फेडिंग है, रिले फेडिंग है। ये सारी फेडिंग की टाइप्स हैं जो कि अलग अलग सिग्नल को, जो बेसिकली सिग्नल को कम कर रही है दूसरे एंड में पहुंचने से। डॉपलर इफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रेंज। अब हमें पता है कि रेंज वायरलेस, अगर हमने लास्ट वीडियो हमने एक डिस्कस की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने ये देखा था कि जो ईएम वेव्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, वो बहुत ही ऐसी फ्रिक्वेंसीज में उसको कन्वर्ट किया गया है जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रही है। तो दैट इज बेसिकली अ रेंज। वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग रेंज पे काम कर रही है, कि कई ऐसी फ्रिक्वेंसीज है जो बहुत दूर तक जा रही, कई ऐसी फ्रिक्वेंसीज है जो पास में ही खत्म हो जाती पहुंच के। ठीक है, तो अलग अलग रेंज है हर वायरलेस सिस्टम की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विद द डिफरेंट वायरलेस रेंज और फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, द ईएम प्रोपगेशन चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन एज फॉलोज। सबसे पहला है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जो कि टीवी रिमोट, एसी रिमोट या इंफ्रारेड मॉड्यूल से हम जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं उसको। द डिस्टेंस इन्वॉल्व इन शॉर्ट रेंज इज वेरी लो, दैट इज फ्यू मीटर। अब बहुत कुछ ही मीटर से ये कवर कर पाती है ये शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। तो एक तो ये होगी कि ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही ना, इंफ्रारेड वेव्स जो है, बट ये थोड़े मीटर्स जाके ये खत्म हो जाती है। अगर इसको मैं बहुत, टीवी मेरा बहुत मीटर्स दूर पड़ा है, चाहे मेरे सामने पड़ा है, वो सिग्नल नहीं कैच करेगा, कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज जो उसमें फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है दैट इज हैविंग वेरी लो रेंज, वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसको हम डीएसआरसी बोलते हैं। उसमें क्या है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे, शॉर्ट टू मीडियम रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वन वे भी कर सकते हैं इसमें, टू वे भी कर सकते हैं। एफसीसी ने 75 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम इस रेंज में दिया था इन द 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड। मतलब ये जो डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, इसको 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड पे चलाया जाता है, और 75 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम दिया गया था कि इस स्पेक्ट्रम में काम कर सकती हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, ईटीएसआई जो कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 30 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम दिया था इन 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड्स फॉर आईटीएस। ठीक है, spectrum in the 5 gigahertz range is used because it suits to the vehicle environment waves and it provides higher data rate for long distance up to 1 kilometer. अब ये जो 5 gigahertz का बैंड है, इसको इसीलिए यूज किया जाता है तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अप टू 1 किलोमीटर तक की रेंज कवर अप कर सकती है। बट ये व्हीकल एनवायरनमेंट वेव्स जो है, मतलब कि हम सिग्नल भेज रहे हैं और सिग्नल जो एक एंड जो है रिसीवर एंड या ट्रांसमीटर एंड वो मूवेबल है तो डाटा रेट तब भी प्रॉपर जाएगा। मतलब इसमें फेडिंग या बहुत ऐसी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होंगी इस रेंज में, जो कि इसको इंटरफेयर करके सिग्नल को स्लो करेगी। वो बहुत कम होता है अप टू 1 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये रेंज को यूज किया जा सकता है अप टू 1 किलोमीटर। आगे है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या होता है? शॉर्ट वेव आर आल्सो नोन एज हाई फ्रिक्वेंसी। अब शॉर्ट वेव का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ एंड हायर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और ये रेडियो स्पेक्ट्रम का ही बैंड है। दिस द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ शॉर्ट वेव आर 3000 to 30,000 kilohertz, which becomes 3 to 30 megahertz. ठीक है, it means its frequency are higher and wavelength are shorter than medium and low frequency band. This frequency can penetrate building and heavy foliage quite easily. अब ये जो frequency है, ये
बिल्डिंग से पेनिट्रेट हो सकती हैं, मतलब इसके आगे बिल्डिंग आ जाए तो सिग्नल जड़ा है वो लॉस हो जाता है। और हैवी फॉइलेज मतलब लीव्स, पत्ते ट्रीज के, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं हमारे शहरों में, तो उससे ये सिग्नल जो है ये पेनिट्रेट हो सकता है। तो इसको इस फ्रिक्वेंसी को वहीं यूज किया जा सकता है जहां पे ये चीजें कम से कम हो, बिल्डिंग्स या हैवी फॉइलेज से ऊपर रखते हैं टावर को, ताकि सिग्नल दूर तक जा सके। ठीक है, आगे है मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड, ये अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें आ जाता है एएम ब्रॉडकास्ट बैंड, जिसमें ये एएम फ्रिक्वेंसी जो कि 520 टू 1710 किलोहर्ट्ज तक होती है, ठीक है, एंड इट कैन कवर अप टू फ्यू किलोमीटर्स। ये जो है ये 30 से लेके 40 किलोमीटर प्रैक्टिकल रेंज होती है इसकी। तो देखिए फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो रही है, उससे रेंज चेंज हो रही है, उससे जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड का वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे हम क्या सुनते हैं, पॉडकास्ट हो गया, एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, हम कमेंट्री सुनते हैं, इसमें एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल ऑडियोज होते हैं, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं ये मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के बारे में सबने सुना हुआ है। दीज आर द वेव विच आर हैविंग वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर्स। ठीक है, एमएम में इसकी वेवलेंथ होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, दैट इज 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक ये फ्लो कर सकती है इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज। इसमें VHF, UHF, EHF आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी पेनेट्रेट हो, ये जो सिग्नल है ये भी बिल्डिंग से पेनेट्रेट होता है और फॉइलेज से पेनेट्रेट हो सकता है, बट टू अ लेजर एक्सटेंट, बट इतना नहीं होता जितना पीछे हमने मीडियम फ्रिक्वेंसी में पढ़ा था या हाई फ्रिक्वेंसी में पढ़ा था। ठीक है, so these have a greater tendency to diffract around or reflect scatter off to object in the path। अब इसमें बेसिकली टेंडेंसी होती है कि सिग्नल डिफ्रैक्ट होने का चांस होता है, रिफ्लेक्ट होने का चांस होता है या स्कैटर होने का चांस होता है। ठीक है, above UHF indirect propagation become very inefficient and seldom used। अगर UHF से ऊपर चले जाए हम फ्रिक्वेंसी को लेके, तो वो फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम यूज होती है फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ी जो ये माइक्रोवेव की एप्लीकेशन है, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और माइक्रोवेव में बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं, बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस। अब हमें पता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कितनी दूर तक सिग्नल हम भेजते हैं, देन वापस आता है। सो अलग अलग रेंज पे अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ सम प्रोपगेशन कंसिडरेशंस। ठीक है, तो रेंज कवर अप हो गया। रेंज के बारे में यही लिखना कि हर रेंज पे अलग अलग एप्लीकेशन यूज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हर रेंज, हर फ्रिक्वेंसी का किसी ना किसी जगह पे कोई ऑब्स्टेकल जो है वो उसको अफेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। द सेकंड प्रोपगेशन कंसिडरेशन इज एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। अब एटमॉस्फेयर का हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन से क्या लेना देना है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू एटमॉस्फेयर गोज थ्रू मच डिस्टॉर्शन। अब देखो भाई, अगर तो मैं वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करूं तो वायर्ड कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह के बीच में सिर्फ एक वायर लगी होती है और उसी वायर में सिग्नल ने सारा जाना है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं अब वायरलेस सिग्नल की, तो वायरलेस सिग्नल में कोई वायर तो होती नहीं है, सारा जो बीच में रास्ता है वो सारा एटमोसफेयर ही है। अब एटमोसफेयर में ऐसा क्या है जो कि सिग्नल को कम कर रहा है, जो सिग्नल को फेड कर रहा है, जो सिग्नल को डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है? वो सारा इफेक्ट जो है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। ठीक है, और बहुत सा सिग्नल, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू एटमॉस्फेयर गोज थ्रू द डिस्टॉर्शन। और सिग्नल को अब जब हम ट्रांसमिट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, वो डिस्टॉर्ट होता ही होता है। क्यों होता है? नेचुरल तरीके से होता है। और उसको कैसे कवर किया जा सकता है? थ्रू सम शॉर्ट ऑफ रिपीटर्स, एम्पलीफायर्स लगे होते हैं रास्ते में, जो कि ये सारी चीजों को कवर अप करते हैं। तो होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सिग्नल प्रोपगेट्स इन एंड थ्रू द लोअर एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे। वो लेयर्स में सबसे जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, वो लोअर एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है सिग्नल प्रोपगेशन। ठीक है, मतलब हमने हमारी मोस्ट 90% जो सिग्नल प्रोपगेशन है वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है in propagation of the wireless signal। ठीक है, the region of atmosphere where weather phenomena occur। अब lower atmosphere क्या है? जहाँ वेदर चेंज हो रहा है। हमें पता है
हमारा वेदर सुबह कुछ और होता है, टेम्परेचर कुछ और होता है, हमें जो फील होता है, शाम को कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, मतलब टेम्परेचर गिर जाता है रात को, सुबह जब सन राइजेस तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वेदर जहाँ पे चेंज हो रहा है विद टाइम और विद प्लेस टू प्लेस, तो वहां पे ये सिग्नल जो है वहां पे ज्यादा प्रोपोगेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लोअर एटमोस्फेयर आर हाईली वेरिएबल। अब लोअर एटमोस्फेयर की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज हाईली वेरिएबल, दैट चेंजेस एवरी आवर, दैट चेंजेस एवरी डे, दैट चेंजेस एवरी मंथ, दैट चेंजेस ईयरली। हमें पता है कि जून जुलाई में टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, दिसंबर में बहुत गिर जाता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग होता है। ठीक है। तो कई जगह पे पूरा सालों साल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो जो लोअर एटमोस्फेयर है इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है और उससे वायरलेस सिग्नल को इफेक्ट पड़ता है। The their effect of radio wave propagation produces random variation in amplitude, phase, frequency, polarization, coherence, bandwidth, delay spread and propagation direction of EM waves। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा वैसे वैसे रैंडम वेरिएशंस आएंगी इन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा सिग्नल के, फेस में चेंज आएगा, फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, पोलराइजेशन में चेंज आएगा, डिले स्प्रेड में आएगा, कोहेरेंस बैंडविड्थ में आएगा, प्रोपगेशन डायरेक्शन में आएगा, बल्कि उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। अब हमें पता है कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ की कर्वेचर है, उसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जो कि सबसे छोटी, जब से लोअर लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है ओजोन लेयर। ठीक है। फिर आती है मीसोस्फेयर, फिर आती है आइनोस्फेयर जहाँ आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। अब ये इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ट्रोपोस्फेयर में को डिस्टेंस जो है वो 0 से 10 माइल्स तक है और उसका टेम्परेचर यहाँ बताया गया है। ठीक है। इसमें एयरप्लेन उड़ते हैं या हॉट एयर बैलून होते हैं या क्लाउड सारे यहीं पे होते हैं। उसके बाद आती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के साथ ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है जिसकी डिस्टेंस जो है 11 to 31 माइल्स है, इसका टेम्परेचर अलग होगा। देन मीसोस्फेयर है, उसकी डिस्टेंस अलग है और उसका टेम्परेचर अलग है। ठीक है। फिर आउटर स्पेस आ जाता है जिसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। ये बेसिकली मीसोस्फेयर के ऊपर सारा आइनोस्फेयर भी हम बोलते हैं। इसमें सैटेलाइट आ जाती है, स्पेसशिप आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग लेयर्स पे बनी है, अलग अलग लेयर्स का फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब लेयर्स में कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा वायरलेस सिग्नल को इफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The atmosphere can be split up into variety of different layers according to their properties. तो एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट किया गया है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। द लोअर एरिया इन द मेटेरियोलॉजिकल सिस्टम इज रेफर टू एज ट्रोपोस्फेयर। वही चीज ये है कि सबसे लोअर एरिया जो है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जिसका 10 किलोमीटर तक होता है अर्थ सरफेस से कवर एरिया। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर जिसका 10 से 50 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड है। देन आ जाता है मीसोस्फेयर एंड अबव देयर इज थर्मोस्फेयर जहाँ पे टेम्परेचर ड्रामेटिक राइज हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रेडियो प्रोपोगेशन, अगर हम रेडियो प्रोपोगेशन की बात करें तो देर आर टू मेन areas of interest. One is troposphere जहाँ पे as a very approximate rule of thumb this area of the atmosphere tends to affect signal more above 30 megahertz or so। 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को जितना भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो ट्रोपोस्फेयर से पड़ेगा। मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर अगर हम फ्रिक्वेंसी को इस ट्रोपोस्फेयर में सेंड करेंगे तो देर इज सम इफेक्ट ऑफ दैट एरिया इन द वायरलेस सिग्नल। ठीक है। आइनोस्फेयर की बात करें जो कि मीसोस्फेयर से ऊपर है। The ionosphere is the area that enables signal on the short wave band to transfer major distance। अब ये जो है ये शॉर्ट वेव्स जिसको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं, ये शॉर्ट वेव बैंड होता है, उसको इनेबल करता है, उस सिग्नल को यहाँ से भेजने में काम आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन हैव अफेक्ट रेडियो सिग्नल। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एरिया में वो रेडियो सिग्नल को अफेक्ट करते हैं एंड मे बी एबल टू रिफ्रेक्ट देम बैक टू अर्थ डिपेंडेंट ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्ट। और ये वापस उसको भेज देते हैं सिग्नल को टू द अर्थ साइड। ठीक है। मतलब सिग्नल यहाँ से गया, आइनोस्फेयर पहुंचा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम आयनाइजेशन यहाँ पे होती है।
तो यहाँ से सिग्नल को ऊपर भेजने की जगह ये वापस अर्थ में भेज देते हैं। तो ये आयनोस्फेयर की प्रॉपर्टी है जो कि इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वायरलेस सिग्नल को। दिस इज एटमोस्फेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एटमोस्फेयर में की कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्ट कर रही हैं वायरलेस सिग्नल को। वन इज एटमोस्फेरिक गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन और वाटर वेपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, टेनुएट करते हैं सिग्नल को। क्लाउड्स एंड फॉग्स, स्कैटरिंग अक्कर होती है इसके द्वारा। रेन, scattering from the much larger liquid raindrop can produce significant path attenuation at frequency above 10 gigahertz की frequency से ज्यादा वाली frequency को रेन इफेक्ट करती है। वेजिटेशन, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज स्कैटर ईएम वेव्स, जो ट्रीज के पत्ते होते हैं या ब्रांचेस होती हैं वो ईएम वेव्स को स्कैटर करती हैं। ठीक है, तो ये सारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है। आगे चलते हैं ज्योग्राफिक इफेक्ट। अब ज्योग्राफिक का मतलब क्या है, हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा हमारा जो रहना है, कहीं पे रह रहे हैं, कई जगह हम प्लेन लैंड में रह रहे हैं जहाँ पे लैंड हमारी बिल्कुल प्लेन है, कई जगह हमारी माउंटेन लैंड है, कई जगह ओशियंस है, ठीक है, फ्लो कर रहे हैं, कई जगह बिल्कुल वैलीज बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे लेह लद्दाख में है। और कई ऐसी जगह है जो कि ओशियन के बिल्कुल नी मतलब साथ में पड़ती हैं, मतलब डीप लेवल है। ठीक है, तो अलग अलग ज्योग्राफिक इफेक्ट जो होते हैं वो भी वायरलेस सिग्नल को इफेक्ट करते हैं। जैसे लार्ज बिल्डिंग्स हो गई, रेंज हो गई, ठीक है, ये फ्रिजेस होंगे या माइक्रोवेव्स हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये सारे ज्योग्राफिकल इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। और अर्थ की जो कर्व्ड शेप है ये भी इफेक्ट करती है वायरलेस सिग्नल, कि वो जो बीच में जैसे ये सिग्नल है, अब यहाँ से मैंने कुछ ट्रांसमिट किया तो ये सिग्नल जो है ये साथ साथ में अर्थ के कर्वेचर में बढ़ता रहेगा, दैट इज कॉल्ड डक्ट प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हो गया, या सिग्नल यहाँ से हमने भेजा तो नॉन लाइन ऑफ साइट आ जाता है टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये चीजें जो है ये इफेक्ट करेंगी इन द वायरलेस सिग्नल। इसमें क्या क्या है ज्योग्राफिक इफेक्ट में, इट इंक्लूड्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, duct propagation, scattering in the radio wave due to geographical mountains, terrains, buildings, valleys, oceans and large trees। तो ये जो ज्योग्राफिकल इफेक्ट ऑफ माउंटेन्स हैं, टेरेन्स है, बिल्डिंग्स है, वैलीज हैं, ओशियन है, लार्ज ट्रीज है, ये इफेक्ट करेंगी इन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब सिग्नल एक जगह से वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब वो अपना पाथ भटक जाता है। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वो डिफरेंट ही पाथ हो जाता है, मतलब डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब ये ऐसे डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी वही है कि एक जगह से खिल क्या हम कहते हैं कि सिग्नल वो टूट गया और अलग अलग जगह पे वो घूमना शुरू हो गया। डक्ट प्रोपगेशन, जो कि अर्थ के साथ साथ सिग्नल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। तो ये सारी इफेक्ट्स आ जाते हैं ड्यू टू ज्योग्राफिक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक छोटा सा घर है, सिग्नल अगर उस छोटे से घर को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सिग्नल एंटर्स थ्रू विंडोज, दैट इज जो कि विंडोज माइनर लॉस प्रोड्यूस करती हैं, ड्राई वॉल्स होंगी वो मॉडरेट लॉस प्रोड्यूस करती है। इतना अगर सिग्नल भेजेंगे तो इतना बाहर आ जाएगा उसमें से। ठीक है, मतलब सिग्नल थोड़ा सा फेड हो रहा है अगर छोटा घर हो। मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग हो तो क्या होगा, ये बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, सिग्नल एंटर थ्रू स्टील, अब उसमें जो एंटर करेगा वो स्टील के थ्रू करेगा, स्टील बॉडी बनी होती है बिल्डिंग की, तो हैवी लॉस होगा। लो एमिशन विंडोज होंगी जिससे मॉडरेट लॉस होगा, जिससे ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ेगा सिग्नल को ये पड़ेगा। ठीक है, मोर देन द टिपिकल हाउस। और अगर हम हैवी ड्यूटी फैसिलिटीज की बात करें जो कि थिक बिल्डिंग है, जैसे कोई मॉल है, कोई कॉलेज है, या कोई बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी हुई है, म्यूजियम बना है, तो उसमें से अगर सिग्नल एंटर करेगा तो थिक बिल्डिंग लॉस मटेरियल्स हैं जो कि हैवी लॉस प्रोड्यूस करेगी, और मल्टीपल इंटरनल वॉल्स हैं तो उससे भी हैवी लॉस होगा। तो जो हमारा सिग्नल एंटर करेगा वो ये है, और जो बाहर आएगा उसमें से तो बहुत ही अटेनुएट होकर मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली अ जियोग्राफिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी बड़ी मटेरियल्स आएंगे, बीच में रॉक्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल जो है वो अफेक्ट करता रहेगा। आगे है फीडिंग। अब फीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट प्रोपगेशन कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ वायरलेस सिग्नल। होता क्या है फीडिंग, ये देखिए, हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर एंड। अब ट्रांसमीटर ने रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन जब कर रहा है तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स क्रिएटेड इन दैट। अब मुझे पता है कि मेरे पास सिग्नल आ रहा है बेस स्टेशन से, बट
क्या मैं ये श्योर हूँ कि सिग्नल जो आ रहा है बेस स्टेशन से मेरे घर तक या मेरे मोबाइल तक वो सीधा आ रहा है? मैं नहीं श्योर हूँ, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं से बिल्डिंग से टक्कर खा के आ रहा है, कहीं से मेरे को डायरेक्ट भी आ रहा है। मतलब ईएम वेव तो एक ऐसे है कि वो हवा में चले जाएगा सिग्नल, अब कैसे पहुंच रहा है मेरे पास आई डोंट नो। तो वो जो सिग्नल बीच में रास्ते में बीच में टक्कर खा के आ रहा है, कुछ स्कैटर होके आ रहा है, लेट पहुंच रहा है, कई बार सिग्नल जल्दी पहुंच रहा है, वो क्यों हो रहा है? दैट फिनोमिना इज नोन एज फेडिंग। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पाथ से भी सिग्नल आ सकता है, बिल्डिंग से टक्कर खा के भी आ सकता है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड पाथ। ठीक है जी। कुछ डक्ट प्रोपगेशन के थ्रू भी आ सकता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के थ्रू। कुछ रिफ्लेक्टेड पाथ ऊपर जाके से ऊपर घूम के भी आ सकता है। तो मेरे पास अलग अलग सिग्नल, मेरे पास सेम सिग्नल जो है वो अलग अलग जगह से आ सकता है। ठीक है। एंड फीडिंग सिग्नल अकर ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, बिल्डिंग्स, एज वेल एज स्कैटर्ड सिग्नल फ्रॉम ट्रीज, पीपल, टावर। तो अलग अलग टाइम पे एक ही सिग्नल जब पहुंच रहा है, दैट सिग्नल इज नोन एज फीडिंग। That process is known as fading. That signal is not, that process is known as fading. तो कुछ और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हमारा मोबाइल स्टेशन है, इसमें पीछे से सिग्नल आया, कुछ इधर से बिल्डिंग से होके हमें मिल रहा है, कुछ डिफ्रैक्ट होके मिल रहा है। ठीक है। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कुछ डायरेक्ट मिल रहा है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग सिग्नल मिल रहा है। ये चीज यहाँ भी शो की है, बी फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट मिल रहा है सिग्नल, ए से वो टक्कर खा के आ रहा है, यहाँ से ट्री बीच में बढ़ रहा है, और यहाँ से बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घूम के आ रहा है। तो ये सारा जो है ये फेडिंग को प्रोड्यूस कर रही है चीज। फेडिंग होता क्या है? ट्रांसमिटेड सिग्नल अंडरगोस चेंजेस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द प्रोपगेशन पाथ टू द रिसीवर। अब जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो ट्रैवल करते करते चेंज हो रहा है। ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड लेवल चेंज हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस इज कॉमनली कॉल्ड फेडिंग। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कि वो फेड हो रहा है, कि यहाँ से इतना भेजा था बट जो रिसीवर एंड में पहुंचा वो इतना पहुंचा। एंड दैट सिग्नल प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड हो गया, फेस हो गया, दैट इज नोन एज फेडिंग। ठीक है। इन फ्री स्पेस a signal follows one path and arrive at the receiver with little attenuation। जब वो सीधा पहुंच जाता है तो बहुत ही कम attenuation से पहुंचता है। दिस इज नॉट द केस फॉर अ सिग्नल दैट एनकाउंटर ऑब्स्टेकल। बट अगर वो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो सेम केस नहीं होगा। क्या होगा? द सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्टेड, स्कैटर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द पाथ। ईच पाथ कैन हैव अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ अटेनुएशन। जैसे जैसे स्कैटर होगा, अटेनुएट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, डिफ्रैक्ट होगा, तो क्या होगा? अलग अलग अमाउंट ऑफ अटेनुएशन होगी, डिले होगा, फेडिंग होगी। द कम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट पाथ इज टर्म्ड एज मल्टी पाथ फेडिंग। और जो ये सारे सिग्नल, कोई रिफ्लेक्ट होके पहुंच रहा है, कोई रिफ्रैक्ट होके पहुंच रहा है, कोई स्कैटर होके पहुंच रहा है, इन सबको पाथ को जब हम इकट्ठा कर देते तो दैट बिकम्स अ मल्टी पाथ फेडिंग और मल्टी पाथ प्रोपगेशन। ठीक है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया है, दिस इज कॉल्ड द मल्टी पाथ फेडिंग। Simulating different number of paths with different fading configuration is essential for thoroughly testing receiver performance। अब जब हम टेस्टिंग करते हैं वायरलेस सिग्नल की, तो फेडिंग सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि सिग्नल पहुंच रहा है यहाँ पे बट कितना टाइम ले रहा है ये। और कई बार सेम सिग्नल जल्दी पहुंच रहा है, कई बार सेम सिग्नल बहुत लेट पहुंच रहा है। तो वो सिमुलेशन जरूरी है हर जगह पे, ये देखना कि ये टावर जहाँ पे लगा है यहाँ से दूर सिग्नल जो जा रहा है, बीच में कितनी चीजें आ रही हैं जो इसको फेड कर रही सिग्नल को। एंड दैट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, फीडिंग की कुछ टाइप्स होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट इसकी टाइप्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती है, जिसमें लार्ज स्केल फेडिंग और स्मॉल स्केल फेडिंग आ जाती है। लार्ज स्केल फेडिंग का मतलब इट इज यूज टू डिस्क्राइब द सिग्नल लेवल एट द रिसीवर आफ्टर ट्रेवलिंग ओवर अ लार्ज एरिया। जब लार्ज एरिया से हम ट्रेवल कर रहे हैं सिग्नल को, जो सिग्नल बहुत ही 100 ऑफ वेवलेंथ में है, मतलब सिग्नल काफी बड़ा है, तो वो जब रिसीवर एंड पे पहुंच रहा है तो उसमें जो फेडिंग आ रही, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल फेडिंग। इट इज द रिजल्ट ऑफ सिग्नल अटेन्यूएशन ड्यू टू सिग्नल प्रोपगेशन ओवर लार्जर डिस्टेंस एंड डिफ्रैक्शन अराउंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोपगेशन पाथ। जो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं हम और बीच में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो फेडिंग होगी वो लार्ज स्केल फेडिंग। स्मॉल स्केल फेडिंग क्या? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिग्नल लेवल एट रिसीवर आफ्टर एनकाउंटरिंग ऑब्स्टेकल नियर द रिसीवर। जो कि रिसीवर से बहुत ही कम डिस्टेंस में ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फेडिंग आ रही है उसको हम स्मॉल स्केल फेडिंग कहते हैं। ठीक है। लार्ज डिस्टेंस पे फेडिंग को लार्ज स्केल फेडिंग, लोअर डिस्टेंस पे
जो फेडिंग आ रही है दैट इज स्मॉल स्केल फेडिंग। ठीक है जी। इसके अलावा फेडिंग्स के अनदर टाइप्स हैं स्लो फेडिंग एंड फास्ट फेडिंग व्हिच इंडिकेट्स द रेट एट व्हिच द मैग्नीट्यूड एंड फेज चेंजेस टेक प्लेस इन द चैनल। जितने रेट से एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब जितनी स्पीड से एम्पलीट्यूड और फेज चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली दो तरह का है, स्लो फेडिंग एंड फास्ट फेडिंग। ठीक है जी। इसके अलावा भी फेडिंग के कुछ टाइप्स हैं, मल्टीपाथ हो गया, रिले हो गया, रेशियन फेडिंग हो गया। तो ये सारी फेडिंग है जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आगे है हमारा लास्ट प्रोपगेशन कंसीडरेशन, डॉपलर इफेक्ट। ये हमारा पांचवा इफेक्ट है जो कि वायरलेस सिग्नल को अफेक्ट करता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि डायग्राम देख लीजिए। इसमें बेसिकली क्या है, ये एक एम्बुलेंस दिखाई गई है, ये एक सॉरी फायर ब्रिगेड दिखाई गई है, ये सायरन बजा रही है। ठीक है। सायरन क्यों बजा रही है, मतलब ये अपना इंडिकेट कर रही है कि रास्ता दे। ठीक है। अब इसके साथ दो बंदे खड़े हुए दिखाए गए हैं। एक जो लेडी है लेफ्ट साइड पे खड़ी है, ये इससे दूर है, मतलब ये उसको क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। और एक बंदा है, ये उसकी तरफ बढ़ रही है, मतलब ये एक पर्सन को क्रॉस कर चुकी है, दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ रही है ये फायर ब्रिगेड। और इसका सायरन रेगुलरली बज रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये एक, मान लो ये मूवेबल पार्ट है और ये एक स्टेशनरी पार्ट है, तो जैसे जैसे ये मूवेबल पार्ट स्टेशनरी पार्ट से दूर जाएगा और सायरन बज रहा है, कुछ फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी लो होती जाएगी और वेवलेंथ उसकी बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे ये उस स्टेशनरी पार्ट से दूर जाएगी। बट अगर दूसरे स्टेशनरी पार्ट की बात करें, तो ये जो मूवेबल पार्ट है जैसे जैसे उसके पास जाएगा तो फ्रिक्वेंसी उसकी हाई होती जाएगी इन दिस एरिया। ठीक है। और वेवलेंथ स्मॉलर। इसकी एग्जांपल बताता हूं आपको। आप एक जंक्शन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन के या हॉल्ट पे खड़े हैं, तो दूर से अगर कोई ट्रेन आ रही है और वो हॉर्न बजाती आ रही है, जैसे दूर होगी आपको वो हॉर्न कम सुनाई देगा। ठीक है। उसकी जो आपके कानों में आवाज है वो कम होगी। बट अगर वो हॉर्न रेगुलरली बज रहा है, जैसे जैसे वो आपके पास आएगी उसकी आवाज तेज होती जाएगी। ठीक है। जबकि वो तो सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, सेम फ्रिक्वेंसी पे हॉर्न बजा रहा है। जैसे जैसे वो आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल सामने आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा आपको आवाज उस टाइम पे सुनेगी। बट जब वो आपको क्रॉस कर जाएगी, वो ट्रेन जो आपको क्रॉस कर जाएगी, तो वही हॉर्न की आवाज फिर से स्लो होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा जहां पे हॉर्न तो बज रहा होगा बट आपको सुनाई नहीं देगा। तो वो चीज जो वो फैक्ट है फ्रिक्वेंसी का, जब एक चीज मूव कर रही है दूसरी स्टेशनरी है, तो बीच में जो फैक्ट आता है फ्रिक्वेंसी में, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। आई होप ये आप समझ गए होंगे टॉपिक। इसके बारे में यहाँ पे दिया है। डॉपलर इफेक्ट को डॉपलर शिफ्ट भी बोला जाता है। इट इज द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव, जो फ्रिक्वेंसी या वेव में चेंज आ रहा है फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स। जब कब चेंज आ रहा है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक चीज मूव हो रही है, उस टाइम पे जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट। ठीक है। और इस जो फिनोमिना को बनाने वाला रिसर्चर था दैट वाज ऑस्ट्रियन साइकिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर। 1842 में उसने ये फिनोमिना जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने यही बताया था कि कैसे एक चीज मूव हो रही है, दूसरी स्टेशनरी है, तो फ्रिक्वेंसी का जो इनमें से कम्युनिकेशन होगी, जिस फ्रिक्वेंसी से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे इनका डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है। It is commonly heard when a vehicle sounding a siren or horn approaches, passes, and recedes from an observer. Compared to the emitted frequency, the received frequency is higher during the approach, identical at the passing, and lower during the recession. वही चीज बोली है कि एक व्हीकल जो सायरन बजा रहा है, ट्रेन मान लो, वो तीन चीजें एक बंदे के साथ कर रहा है। वो अप्रोच कर रहा है, फिर इसके साथ पास कर रहा है, फिर रिसीड्स कर रहा है। जब अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी। ठीक है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। जब उसको पास करेगा तो कांस्टेंट हो जाएगी। जब उसको पास कर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी फिर स्लो होती जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाता है दैट इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। When the source of the wave is moving toward the observer, each wave crest is emitted from the position closer to the observer than the previous wave. जैसे जैसे उसको पास करेगा, जैसे जैसे उसके पास जाएगा, फ्रिक्वेंसी जो है ये
कम होती, मतलब फ्रिक्वेंसी तेज होती जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। ईच वेव टेक स्लाइटली लेस टाइम टू रीच द ऑब्जर्वर, उतना ही ऑब्जर्वर के पास पहुंचने में कम टाइम लगेगा उस वेव को, तो वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। हेंस द टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ, आपने कभी, आप कभी देखना, जब आप पत्थर मारते हो किसी पॉन्ड में, तो एक वेव जनरेट होती है जो कि पत्थर पहले ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली एक वेव जनरेट होती है जो कि पहले बड़ी बड़ी होती है, फिर थोड़ी 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 थोड़ी, पहले छोटी 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 बड़ी होती जाती है, ठीक है। वो वेव जो है वो डॉपलर इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, मतलब वही चीज बनती है यहाँ पे भी। द टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ सक्सेसिव वेव क्रेस्ट एट द ऑब्जर्वर इज रिड्यूस्ड कॉजिंग एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जैसे जैसे अप्रोच करेंगे ऑब्जर्वर को। While they are traveling, the distance between successive wave fronts is reduced. The wave is bunched together. ठीक है। If the source of wave is moving away from the observer, अब वही wave अगर observer से दूर जाएगी तो क्या होगा, जिसकी position farther होती जाएगी और previous wave से, जो कि reducing the frequency, जिससे frequency कम होती जाएगी, ठीक है। और ये wave जो है वो spread out होती जाएगी, एक टाइम आएगा वो बिल्कुल ही सुनना बंद हो जाता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट होता है, इसको यहाँ से भी डिफाइन किया गया है। अगर स्टेशनरी है कोई हॉर्न और हम भी स्टेशनरी खड़े हैं, तो हमें सेम फ्रिक्वेंसी से आवाज सुनेगी। बट अगर कोई ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी तेज हो जाएगी, अगर वो दूर जाता रहेगा तो वो फ्रिक्वेंसी मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब इसका वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट है? The relative motion between transmitter and receiver causes Doppler shift। जो relative motion है इन दोनों के बीच का, कि एक ट्रांसमिट एक घूम रहा है और एक स्टेशनरी है, वो Doppler shift प्रोड्यूस करता है, जिससे स्कैटरिंग कम्स फ्रॉम मेनी एंगल्स अराउंड द मोबाइल, जिससे स्कैटरिंग होती है। दिस फिनोमिना प्रोड्यूस द स्कैटरिंग। This scenario causes a range of Doppler shift that is known as Doppler spectrum. The maximum Doppler shift corresponding to local scattering components which direction are exactly opposite the mobile trajectory, जिससे फ्रिक्वेंसी की बेसिकली कई बार फेस ही चेंज हो जाता है, एम्पलीट्यूड ही चेंज हो जाता है। ड्यू टू डॉपलर स्प्रेड, फेडिंग इफेक्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फास्ट फेडिंग एंड स्लो फेडिंग। फेडिंग भी प्रोड्यूस होगी इस डॉपलर इफेक्ट से। तो स्कैटरिंग एंड फेडिंग आर द मेन कॉजेज which affects the wireless signal. There is always a relative motion between cell side transmitter and mobile receiver। अब मोबाइल कम्युनिकेशन में तो ये चीज आम है कि पता है कि बेस स्टेशन फिक्स्ड है और मोबाइल स्टेशन घूम रहा है, तो बीच में जो डॉपलर शिफ्ट है वो आना ही आना है। एज ए रिजल्ट डॉपलर इफेक्ट अकर्स इन द शिफ्ट ऑफ रिसीव्ड कैरियर फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी हम रिसीव करेंगे वो हर बार चेंज होगी, हर बार चेंज होगी, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्नल फेड होगा, कुछ स्कैटरिंग होगी, ठीक है। और ये फ्लक्चुएशन आएगी रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ में हर टाइम, जैसे जैसे हम मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम द बेस स्टेशन, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन इनएक्यूरेट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। इसमें ऑपरेशन जो है वो इनएक्यूरेट होना शुरू हो जाता है अगर हम ज्यादा मूव कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी में, हमारा सिग्नल बार बार फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, बेस स्टेशन के पास में से निकलेंगे तो सिग्नल बहुत तेज आएगा, दूर जाएंगे तो सिग्नल स्लो होता जाएगा, फ्रिक्वेंसी स्लो होती जाएगी, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन टेक्निक्स बनी है जो कि इसको इफेक्ट को मिनिमाइज करती है। हो जाता है आजकल, बट इसको करना पड़ता है कंपनसेशन टेक्निक से इफेक्ट को रिड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपगेशन कंसीडरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने 5 इफेक्ट जो है डिस्कस किए हैं, जिसमें रेंज, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, जियोग्राफिक इफेक्ट, फेडिंग एंड डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात की। ये सारा टॉपिक 10 मार्क्स का है, आप इसको प्रॉपरली नोट्स बना के रखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।